हे गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पे। तो देखिए, कम्युनिटी बॉक्स 15 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे लास्ट वीकेंड में जितने भी हमने कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछे थे उनके सही आंसर क्या हैं, विद एक्सप्लेनेशन आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ, कम्युनिटी बॉक्स में हम विगत जो सप्ताह हुए थे उन सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे आपसे अपने कम्युनिटी टैब में, उनके सही उत्तर प्रेजेंट करते हैं। साथ ही उस क्वेश्चन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस किया जाता है। तो चलिए देखेंगे, आज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि लास्ट वीकेंड में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, बालगंगा व धर्मगंगा का संगम स्थल कहाँ पर है। तो बालगंगा और धर्मगंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन प्रीवियस किसी एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी के, कि बालगंगा व धर्मगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए, बालगंगा व धर्मगंगा सहायक नदी हैं भिलंगना की। इसको भी नोट करेंगे आप, किसकी सहायक नदियां हैं, भिलंगना की। ठीक है, और भिलंगना में बालगंगा धर्मगंगा जहाँ पे ये मिलती हैं, बालगंगा और धर्मगंगा, वो बुगा केदार नामक प्लेस है। और फिर उसके बाद बालगंगा धर्मगंगा की जो संयुक्त जल धारा है वो हमारे घनसाली नामक प्लेस में भिलंगना से मिल जाती है। ठीक है, यानी कि बुगा केदार में संगम होता है किसका, बालगंगा धर्मगंगा का। उसके बाद संयुक्त जलधारा आगे जाती है और आगे जाके घनसाली नामक प्लेस में भिलंगना में इनका संगम हो जाता है। और यहीं पर बात करेंगे कि भिलंगना किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना भागीरथी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, खतलिंग ग्लेशियर से होता है। तो चलिए, महत्वपूर्ण पॉइंट था, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, देखिए, भौगोलिक दृष्टि से उच्च या महान हिमालय क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां पर विद्यमान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड का आकार ऐसा है, आयताकार। ठीक है, और महान हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो महान हिमालय क्षेत्र का ज़्यादा विस्तार केवल 3 जनपदों में देखने को मिलता है, जो कि उत्तर के जनपद हैं, जहाँ पर सबसे पहले उत्तरकाशी, चमोली और इधर को पिथौरागढ़। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ ये हमारा महान हिमालय का विस्तार है, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ उत्तराखंड के संदर्भ में कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे ऊंची चोटियाँ हमको देखने को मिलती हैं चमोली वाली रेंज में, यानी कि इस रेंज में, यानी कि जो मध्य भाग है, महान हिमालय का जो मध्य भाग गुजरता है उत्तराखंड से, उस मध्य भाग में उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। वो नंदा देवी पश्चिमी हो, कामेत हो, चौखंबा हो, बद्रीनाथ माणा पर्वत हो, तो ये सभी हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था मध्यवर्ती भाग में, ऑप्शन सी। बहुत कम लोगों ने इसमें वोट किया है, मध्यवर्ती भाग इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, पूर्वी भाग में भी कुछ ऊंची चोटियां हैं। अगर पश्चिमी भाग में जाते तो वहाँ पर भी ऊंची चोटियां हैं, लेकिन अपेक्षाकृत हम देखते हैं मध्य भाग में ज़्यादा ऊंची चोटियां, जिनकी हाइट अप्रॉक्स 7000 मीटर से ऊपर है। और वहाँ पंचाचूली की तरफ हम जाते हैं, कुमाऊं जनपद की तरफ जाते हैं, तो कुमाऊं क्षेत्र में मतलब पंचाचूली की हाइट थोड़ा कम हो जाती है। इधर को हम आते हैं, उत्तरकाशी के पर्वतों में आते हैं, तो इनमें भी थोड़ा हाइट कम होती है। लेकिन चमोली में स्थित जितने भी मध्य भाग में स्थित पर्वत हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र भी, ये भी आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई जो है महान हिमालय की है, वो ट्रांस हिमालय इससे थोड़ा छोटा है फिर आगे जाकर। और ट्रांस हिमालय का केवल पिछला भाग उत्तराखंड को टच करता है, आगे का भाग ट्रांस हिमालय का तिब्बत जोन में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी किस विधा की रचना है। देखिए, विधाओं से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब ये नहीं पूछता कि ये किसकी रचना है, किस लेखक की है, किस साहित्यकार की है, किस कवि की है। अब सिंपली ये पूछा जा रहा है कि कवि की रचनाओं को उठाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सी विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, तो कौन सी विधा या विषय वस्तु, एक ही बात है। तो महादेवी वर्मा ने जो ये पथ के साथी लिखा है, ये हमारा एक संस्मरण है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, संस्मरण। ठीक है, और ये संस्मरण जो भी महादेवी वर्मा के समकालीन रचनाकार थे उनके बारे में लिखा है वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा से अभी हाल में एक क्वेश्चन बना था आपका आबकारी सिपाही प्रवर्तन सिपाही में, कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, कवि परिचय वाली जो सामान्य हिंदी की हमारी ई बुक है उसमें अच्छे से दिया है डिटेल में, जो महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं, अन्य रचनाएं हैं, इनका जीवन परिचय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो संस्मरण है पथ के साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, कुली एजेंसी की समाप्ति कब हुई थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। कुली एजेंसी की स्थापना होती है कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए 1908 में कुली एजेंसी स्थापित होती है। इसके सचिव थे पहले ज्योतिषीय नेगी, स्टोवल को वहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए कुली एजेंसी काम करती है, कुमाऊं में पूरी फेल हो जाती है, लेकिन फाइनली जब 1921 में मकर संक्रांति या उत्तरायण के दिन बागेश्वर में जो कुली बेगार आंदोलन होता है, उसके बाद कुली बेगार उन्मूलन का हमारा
ऑफिशियल अधिनियम आता है, प्रांतीय काउंसिल में मांग उठती है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 1923 में। तो 1923 में कुली बेगार जो प्रथा थी वो एबॉलिश हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। तो फिर उसके बाद कुली एजेंसी की आवश्यकता ही क्या है, जिसके लिए कुली एजेंसी का विकल्प लिया था हमने, वही प्रथा समाप्त हो गई, इसलिए कुली एजेंसी की समाप्ति भी कर दी जाती है 1923 में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका 1923। ठीक है। कुली एजेंसी के पहले सचिव थे जोध सिंह नेगी, और कुली एजेंसी के अंतिम सचिव कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है, तो शालिग्राम सिंह। नोट कर लेंगे, शालिग्राम सिंह कुली एजेंसी के अंतिम सचिव थे। अभी शालिग्राम वैष्णव भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, शालिग्राम वैष्णव अलग हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक लिखी है वो अलग पर्सन है, शालिग्राम सिंह अलग है, इनको आप अच्छे से याद रखें। तो 1923 में इसीलिए कुली एजेंसी जो है समाप्त हो जाती है। बाकी इसके बारे में मैंने कुली बेगार प्रथा वाली जो वीडियो दी है आपको, उसमें डिटेल में बताया क्यों थी ये, क्यों बनाई गई थी, कैसे इसको कुमाऊं वालों ने नहीं आने दिया, कुमाऊं में पूरी तरह फेल हो जाती है एजेंसी। ठीक है, अन्य बातें वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मोछंग वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है। तो मोछंग एक बहुत ही देख सकते हैं हम, अगर कंपेयर करें तो बांसुरी जैसी होती है ना, बांसुरी फ्लूट, उसी के आकार का पतली तार का बना होता है ये मोछंग, और ये बनाया जाता है लोहे से, यानी कि धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था, धातु से, मेटल का होता है, लोहे का। और मोछंग नामक जो वाद्य यंत्र होता है इसको मुंह से बजाया जाता है, अगर क्वेश्चन कभी आएगा, क्योंकि अलगोजा पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा, तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपका मोछंग भी पूछ ले कहाँ से बजाया जाता है। ठीक है, जैसे अलगोजा मुंह से बजाया जाता है जोया मुरली को, वैसे ही मोछंग को भी मुंह से बजाया जाता है। ठीक है, और मोछंग जो है ये हमारे पशुचारकों का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। पशुचारक, जो पशुचारक होते हैं ना, बुग्यालों में अपने जानवरों को चराते हैं, घने जंगलों में जानवरों को चराते हैं, तो जानवरों को चराते समय इसको बजाते हैं वो, और आनंद लेते हैं फिर। ठीक है, ये होता है मोछंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का 1857 में पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए 1857 का टाइम चल रहा है, गद्दी पर बैठे हैं सुदर्शन शाह जी, और इसी टाइम पे सुदर्शन शाह जी की जो हमारी महारानी थी रानी खनेती, इस रानी खनेती ने ही विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी खनेती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा इसको पूछने का तरीका अलग था इसमें। ठीक है, आपको पता ही है कस्तूरी मृगों की संख्या दिन ब दिन घट रही है राज्य में, और इसके लिए बहुत से हमारे जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे वन्य जीव विहारों में भी प्रोटेक्शन दिया गया उनको। हम केदारनाथ वन्य जीव विहार की बात करें या हम अस्कोट वन्य जीव विहार की बात करें, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि राज्य का सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला जो हमारा वन्य जीव विहार है कौन सा है, तो इसका आंसर है अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, कांचुला खर्क चमोली में स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये कांचुला खर्क नामक एक प्लेस है चमोली में। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन ढोल सागर पर शोधपरक लेख लिख चुके हैं। तो देखिए ढोल सागर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं बात करूँ उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी ढोल है, ढोल। ठीक है, ढोल दमाओ आपने देखा होगा, बहुत सी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, वो हमारे वैवाहिक प्रोग्राम हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, ढोल आप देखते हैं। साथ ही हमारे दैवीय जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी ढोल का प्रयोग देखने को मिलता है, और प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है उत्तराखंड के संदर्भ में। और ढोल सागर पर जिनकी भी ढोल की तालें होती है, ढोल की भी बहुत सी तालें होती हैं। ठीक है, रहमानी ताल होती है, मैंने एक वीडियो में बताया भी आपको, जो ढोल की तालें होती हैं। पैदल शादी जाती है जब पहाड़ों में, तो उसमें एक अलग ताल बजाई जाती है। जब मंदिरों में जागरण या जागर चलता है, हमने पौराणिक गाथाओं की बात की, तो वहाँ पर अलग ही ढोल की लय बजाई जाती है। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग कार्य विशेष के समय ढोल की अलग अलग तालें बजाई जाती हैं उत्तराखंड में, इसलिए ढोल एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उत्तराखंड के संदर्भ में। और इस ढोल सागर पर शोधपरक लेख लिखने वाले व्यक्ति हैं दिए गए विकल्पों में केशवदास अनुरागी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर था, केशवदास अनुरागी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। डोबरा चांठी पर मैं स्पेशल टॉपिक आपको दे चुका हूँ, उसमें हमने डिस्कस किया कि कितनी इसकी लेंथ है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सभी बातें हमने की। तो इसी पुल पर, क्योंकि ऐतिहासिक पुल है, बहुत लंबा टाइम लग गया बनने में, और प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ता है। पुल की टोटल लेंथ है 440 मीटर। ठीक है, और इस पर पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं शीशपाल गुसाई जी। ऑप्शन 20 में सही उत्तर था, शीशपाल गुसाई जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा,
डोबरा चांटीपुल चैनल की प्लेलिस्ट में करंट अफेयर वाले सेक्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, राज्य शहीदों की स्मृति में रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक किस वर्ष बनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए, राज्य आंदोलन की जब भी हम बात करते हैं तो राज्य आंदोलन के संदर्भ में इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है हमारा रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में जब राज्य निर्माण के दौरान हम आंदोलन देखते हैं, बहुत से आंदोलन हुए। जब आंदोलन सफल नहीं हो पाए तो फिर कुछ आंदोलन हमारे उग्र हो गए, जिसमें हम खटीमा कांड देखते हैं जहाँ पर बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद हमारा 2 सितंबर 1994 को मसूरी में कांड हो जाता है। और इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं 2 अक्टूबर की वो रात, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हम, एक ऐसी रात थी जहाँ पर लोगों के साथ हिंसा के साथ साथ महिलाओं के साथ व्यभिचार की घटनाएं भी सामने आई थी और पूरे भारत में किरकिरी हुई थी इस मुजफ्फरनगर कांड की, ठीक है। और बहुत से लोग मारे गए वहाँ पे। यूपी पुलिस की उसमें बर्बरता सामने आई थी, कैसे उन्होंने जुल्म किए थे लोगों पे। और फिर इसके बाद ज़्यादा ही इसी के बाद तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि उत्तराखंड राज्य, फिर वहाँ से लाल किले के प्राचीर वगैरह से घोषणा हो जाती है एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा कि अब हम पृथक राज्य बनाएंगे, आप परेशान मत हो, क्योंकि अब उसके मतलब विकल्प ही नहीं बचा था ना कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी घटना भी हो चुकी थी। तो बहुत एक नृशंस घटना बोल सकते हैं इसको उत्तराखंड के संदर्भ में। और इसमें जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इसके एक वर्ष बाद यानी कि 1995 में रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक बनाया गया, यानी कि ऑप्शन ही इसमें सही उत्तर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कमिश्नर के कार्यकाल में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तराई इम्प्रूवमेंट फंड, नाम से ही पता चल रहा है तराई का इम्प्रूवमेंट, उसी के लिए फंड या कोर्स बनाया जा रहा है। तो इसकी स्थापना होती है 1883 में, 1883 में। और इस समय कौन था कुमाऊं कमिश्नर, हेनरी रैमजे। तो रैमजे के द्वारा ही ये करवाया गया था। क्यों करवाया गया था थोड़ा समझिए। देखिए, तराई का जो क्षेत्र था ना, उसमें तराई क्षेत्र बहुत ज़्यादा वीरान था, वहाँ पर सुविधाओं की कमी थी, अच्छी नहरें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। तो कोई भी आदमी वहाँ पर तराई क्षेत्र में बसना नहीं चाहता था। लेकिन तराई की जो ज़मीन थी वो बहुत सॉलिड थी, यानी कि उपजाऊ ज़मीन आज भी है ना। तराई क्षेत्र तो हमारा खाद्यान्न का कटोरा है उत्तराखंड राज्य का। तो तराई में बहुत अच्छी खेती हो सकती थी। हेनरी रैमजे इसको भांप गया था। तो हेनरी रैमजे ने तराई को डेवलप करने के लिए तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की, ताकि नई नई सड़कों का निर्माण हो, नहरों का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए तराई क्षेत्रों में, इनको विकसित किया गया, तो हमारा हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों से भी लोग आकर बसने लगे इन क्षेत्रों में। और धीरे धीरे फिर तराई का विकास होने लगा, ठीक है। क्योंकि लोग डरते भी थे, तराई में महामारी भी फैलती थी ना, उसमें हैज़ा हो गया, इसके साथ साथ चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये बहुत सी बीमारियाँ थी, इसलिए डरते थे। पहाड़ के लोग तो जाते ही नहीं थे, इसलिए बाहर के लोग यहाँ बसने आए। और उसके बाद ये तराई इम्प्रूवमेंट फंड की वजह से बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला और तराई क्षेत्र आबाद होने लगा, ठीक है। इसीलिए हेनरी रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी भी बनेगा एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है, तो हेनरी रैमजे को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए, असहयोग की पहली ईंट कहा कुली बेगार को हमारा स्वामी सत्यदेव जी ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें से उत्तर है, स्वामी सत्यदेव ने। महात्मा गांधी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था। दोनों को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन अलग अलग है। बहुत लोग इसी को समझते हैं महात्मा गांधी को ही कि ऐसा बोला था, नहीं। महात्मा गांधी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था, जबकि असहयोग आंदोलन की पहली ईंट बोला था स्वामी सत्यदेव ने, ठीक है। ये वही स्वामी सत्यदेव है जिन्होंने 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। और उत्तराखंड का जो आंदोलन था पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया ये, क्योंकि एक बूंद खून के गिरे बिना भी यहाँ पर पूरा आंदोलन सफल हो गया था 1921 में, ठीक है। इसीलिए ये टाइटल मिले थे, रक्तहीन क्रांति और असहयोग की पहली ईंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यधार बैराज किस नदी पर स्थित है। तो हाल में ये टॉपिक भी मैंने आपको दिया था, सूर्यधार बैराज और जानकी सेतु। तो सूर्यधार बैराज अगर हम बात करते हैं, ये डोईवाला के निकट जाखन नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। अब निकटवर्ती जो भी 18-20 गांव हैं वहाँ पर पेयजल और सिंचाई आपूर्ति के लिए एक बहुत अच्छा ये बैराज बना दिया गया। साथ ही इसके और अन्य बेनिफिट भी हैं, जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा और वाटर स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र शाह द्वारा उच्च शिक्षा की सुविधा हेतु छात्रवृत्ति निधि की स्थापना कब की गई थी।
तो देखिए नरेंद्र शाह भी अपने टाइम पे बहुत ही एक योग्य शासक हुए। वैसे उत्तरवर्ती पवार शासक की हम बात करते हैं या पवार शासन की बात करते हैं तो कीर्ति शाह के बाद जो हमारे नरेंद्र शाह है वो भी एक महत्वपूर्ण शासक हैं। कीर्ति शाह ने सबसे ज़्यादा काम किए होंगे अपने टाइम पे, ठीक है। और कीर्ति शाह को बहुत से सम्मान से सम्मानित भी किया इसलिए ब्रिटिशर्स ने। हालांकि उत्तरवर्ती पवार शासक जितने भी थे वो ब्रिटिश राजभक्त थे, यानी कि अंग्रेज़ों की वो हाँ जी हुजूरी करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब नरेंद्र शाह देखिए जब गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत से काम इन्होंने किया और फाइनली 1920 का जब टाइम आया तो इन्होंने थोड़ा जो अर्थव्यवस्था थी उसकी तरफ भी ध्यान दिया। इसके लिए देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले 1920 में एक बैंक की स्थापना भी की, ठीक है। कृषि बैंक की स्थापना भी करते हैं 1920 में, क्योंकि उसमें जो कृषक थे या किसान थे वो साहूकारों से पैसे उठाते थे। साहूकार यानी कि जो कि ब्याज में पैसे देते थे और उनका ब्याज इतना ज़्यादा होता था कि किसानों को अपनी ज़मीन तक छोड़नी पड़ जाती थी, वो चुका ही नहीं पाते थे। तो ऐसी कुछ घटनाओं का पता चलता है नरेंद्र शाह को और वो फाइनली एक कृषि बैंक स्थापित करते हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तरवर्ती पवार शासन में सबसे पहले बैंक स्थापित किसने किया था, तो सबसे पहले बैंक स्थापित करने वाला शासक कौन था, हमारा कीर्ति शाह, ठीक है, जिन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल स्थापित किया था। बैंक ऑफ गढ़वाल पहला बैंक था टिहरी रियासत का, वो भी कृषि, वो भी किसानों के लिए ही था। लेकिन एक ऑफिशियल तौर पे कि जो कृषि बैंक बनाया गया वो हमारा 1920 वाला था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1920 में ही छात्रवृत्ति निधि की भी स्थापना करी जाती है नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। अब क्यों की जाती है, क्योंकि जो छात्रवृत्ति निधि इसलिए थी, राज्य में देखिए मीडियम और जो हमारी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा थी बढ़िया थी, उच्च शिक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं थे। तो उच्च शिक्षा को या उच्च शिक्षा की सुविधार्थ के लिए यहाँ पे नरेंद्र शाह के द्वारा यहाँ पे 1920 में छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत बहुत से प्रोग्राम थे, जैसे जो भी प्रतिभावान छात्र हैं राज्य के उनको हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करा के बाहर भेजना। जैसे हमने घनानंद खंडूरी वाले टॉपिक में पढ़ा ना, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, मैंने आपको बताया क्यों उनको उत्तराखंड का दानवीर कर्ण कहा जाता है घनानंद खंडूरी जी को, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से बहुत से जो प्रतिभाशाली युवा थे उनको पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा, ठीक है। तो इसलिए उनको गढ़वाल का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। ऐसे ही हमारा छात्रवृत्ति निधि की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि प्रतिभावान छात्रों को हायर एजुकेशन में कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज कम्युनिटी बॉक्स 15। जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन भी किया। आशा करते हैं अच्छे से सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। बाकी जो भी टॉपिक चल रहे हैं आपके वो चलते रहेंगे चैनल पे। टेस्ट सीरीज है या जो भी वरियस टॉपिक है, उत्तराखंड करंट के टॉपिक हैं, अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं जिनको मैं जल्दी ही पब्लिश करूँगा। और साथ ही देखिए हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करना ना भूलें। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप देवभूमि करियर पॉइंट सर्च कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है हमारी एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको वरियस कोर्सेज मिलते हैं उत्तराखंड के रिगार्डिंग, साथ ही आपको मिलता है वहाँ पे उत्तराखंड ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट्स। तो ज़रूर एक बार फॉलो कीजिएगा, चेक कीजिएगा। और साथ ही देखिए जो भी हमारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पर, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इनका 100% लाभ आपको आगामी परीक्षाओं में ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।